हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू लैब। जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमारी जो गाड़ी है रेस्पिरेटरी सिस्टम की वो बहुत फास्ट चल रही है क्योंकि बहुत सारे टॉपिक्स हैं और अभी भी रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है वो ख़त्म नहीं हुआ है। उसके काफ़ी सारे टॉपिक्स बचे हैं, लेकिन जितना अभी तक हमने कंप्लीट कर लिया है उसको रिवाइज़ करना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले मैंने आप लोगों को ये बताया था कि रेस्पिरेशन एक्चुअल में होता क्या है। रेस्पिरेशन एक कैटाबॉलिक प्रोसेस होती है जिसमें कि जो मॉलिक्यूल है वो दो पार्ट्स में, दो सिंपलर फॉर्म में टूटता है और एनर्जी रिलीज होती है। इसका मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि मेटाबॉलिज्म में दो टाइप की रिएक्शंस होती है, कैटाबॉलिक, एनाबॉलिक। एनाबॉलिक मतलब आप अगर लड्डू बना रहे हो, ठीक है, अगर लड्डू बना रहे हो दैट मीन्स आप फॉर्म कर रहे हो, फॉर्मेशन ऑफ लड्डू। फॉर्मेशन का जो वर्ड है हम यूज़ करते हैं बायोलॉजी में, वो क्या होता है, सिंथेसिस। तो सिंथेसिस से हमको एनाबॉलिक, लड्डू बना रहे हो दैट मीन्स सिंथेसिस हो रहा है और लड्डू नीचे गिर गया, नीचे टूट गया, ब्रेक डाउन हो गया, दैट ब्रेक डाउन इज कैटाबॉलिज्म। ओके, सो जो रेस्पिरेशन है वो कैटाबॉलिक रिएक्शन है। इसको आपको याद रखना है कि जब आप रेस्पिरेशन को पढ़ते हो तो उसके बाद आपके ब्लड में या आपकी बॉडी के अंदर जाके जब जो मॉलिक्यूल्स हैं वो टूटते हैं, एनर्जी रिलीज करते हैं, दैट प्रोसेस इज नोन एज रेस्पिरेशन। और ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन सेम नहीं है, ये भी मैंने बताया था। उसके बाद में हमने देखा था कि ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम के दो पार्ट्स होते हैं, ठीक है। तो दो पार्ट्स में हमने उसको डिवाइड किया, पहला रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट जिसको हम बोलते हैं कंडक्टिंग जोन, और दूसरा है लंग्स। ओके, सो लेट्स टॉक अबाउट द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, लेट्स टेक अ क्विक रिवीजन। ओके, सबसे पहली चीज़ हमने पढ़ी थी नेजल कैविटी, नेजल चैम्बर के बारे में। इसमें हमने रीजन्स के बारे में देखा था, ये वाला था वेस्टिबुलर रीजन, ये वाला था रेस्पिरेटरी रीजन। और मैंने आपको बताया था कि डायरहाइनस कंडीशन होती है ह्यूमंस में, यानी कि हमारे पास दो एक्सटर्नल नॉस्ट्रल्स प्रेजेंट होते हैं, हमारे पास दो लेयर्स प्रेजेंट होते हैं, एक्सटर्नल लेयर्स और इंटरनल लेयर्स। ये दोनों लेयर्स कहाँ पर ओपन होते हैं, देखो एक्सटर्नल लेयर्स यहाँ से स्टार्ट होगा, नेजल चैम्बर में खुलेगा, ठीक है। उसके बाद में इंटरनल लेयर नेजल चैम्बर से स्टार्ट होगा और फेरिंग्स में ओपन होगा। ऑलराइट, उसके बाद में हमने देखा था, किसके बारे में देखा था, हमने नेजल कैविटी देख लिया, हमने डायरहाइनस कंडीशन देख लिया, रीजन्स देख लिए। उसके बाद में, हाँ अब मुझे क्लिक हो रहा है, उसके बाद में हमने देखा था कि हमारी जो नेजल कैविटी है वो राइट और लेफ्ट पार्ट में एक स्ट्रक्चर के थ्रू सेपरेटेड रहती है। वो स्ट्रक्चर का नाम क्या है, नेजल सेप्टम, एंड दैट अनादर नेम इज़ हाइलिन कार्टिलेज। ओके, हाइलिन कार्टिलेज, और हाइलिन कार्टिलेज के बाद में अगर आप दूसरा उसका नाम अगर याद रखना चाहें तो वो नेजल सेप्टम है, और ये पता होना चाहिए आपको। और उसके बाद में हमने देखा था फेरिंग्स के बारे में। फेरिंग्स बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक था। तो फेरिंग्स के में हमने ये देखा था कि हमारी जो नज़ल कैविटी है, हमारी जो बकल कैविटी है और हमारा जो ट्रैकिया वाला पार्ट है, वो पूरा पीछे वाला जो रीजन है, उसके पीछे वाला जो रीजन है वो फेरिंग्स है, ठीक है। तो फेरिंग्स से अगर नेजल कैविटी अटैच है देन इट इज़ नेजोफेरिंग्स, अगर बकल कैविटी अटैच है देन इट इज़ बकोफेरेंजियल कैविटी और बकोफेरिंग्स, और या फिर अगर लेरिंग्स अटैच है तो वो है लेरेंजोफेरिंग्स और हाइपोफेरिंग्स। ओके, सो ये सारी चीज़ें हमने फेरिंग्स के बारे में देखी थी। अब फेरिंग्स के बारे में अगर हम और बात करने जाएं तो फेरिंग्स का जो पूरा पाथवे है वो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट चल रहा है, उसके नीचे आएगा लैरिंग्स, उसके बाद में ट्रेकिया। तो यहाँ पे हम अब आएंगे, ठीक है। तो मैंने आपको क्या पढ़ाया था, मैंने आपको प्रोसेस ऑफ स्वेलिंग के बारे में बताया था, मैं यही भूल रही थी। प्रोसेस ऑफ स्वेलिंग के बारे में मैंने आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था कि वाइल स्वेलिंग द फूड यू कांट ब्रीथ। प्लीज़ डोंट ट्राई दिस एट होम, प्लीज़ प्रैक्टिकल करके मत देखना, नेक्स्ट वीडियो नहीं देख पाओगे, ठीक है। तो आपको प्रिकॉशन रखना है, जब आप खाना खा रहे हो तो आपको बात नहीं करना चाहिए। ये बात, इसके पीछे साइंटिफिक रीज़न है कि आपका जो खाना है वो ईसोफेगस में ही जाना चाहिए, वो फेरिंग्स रीजन में नहीं जाना चाहिए। पुराने लेक्चर्स लगाओ, आपको सब क्लियर हो जाएगा। उसके बाद में हमने पढ़ा था लैरिंग्स के बारे में। लैरिंग्स रेस्पिरेशन में कोई रोल नहीं प्ले करता, रेस्पिरेशन में लैरिंग्स का कोई रोल प्ले नहीं होता है, लेकिन जो मैं इतना चबड़ बोल रही हूँ उसके पीछे लैरिंग्स का बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि लैरिंग्स में प्रेजेंट होते हैं वोकल कॉर्ड्स। वोकल कॉर्ड्स होते हैं एक ट्रू और एक फॉल्स। जैसा कि मैंने आप लोग को बताया था कि सच्चाई पीछे छुपी हुई है, यानी कि जो ट्रू वोकल कॉर्ड्स हैं वो पीछे हैं, और जो एंटीरियर रीजन, एंटीरियर ए से आगे, ए से एंटीरियर, ओके, सो सामने फॉल्स वोकल कॉर्ड है। मैंने ये भी बताया था फॉल्स किस में होते हैं, ट्रू कौन से एनिमल्स में होते हैं। खैर, हम जब फाइलम्स पढ़ेंगे तो वो सारी चीज़ें हम और डिटेल में डिस्कस करेंगे। अब हम आते हैं ट्रेकिया की तरफ। हाँ, हमारा लैरिंग्स खत्म हो गया, ट्रेकिया पे आते हैं। ट्रेकिया में मैंने बताया था ट्रेकियालिस मसल्स प्रेजेंट होती हैं और वो सी शेप्ड की रिंग्स
बहुत सारी उसमें प्रेजेंट होती हैं जो कि डॉर्सल सरफेस से खाली होती है, ब्लैंक होती है, ठीक है। ऑब्वियसली बात है, सी शेप है, ये ऐसा है तो यहाँ से खाली रहेंगी ना, ये इस तरीके से, ठीक है। उसके बाद में हमारा जो ट्रेकिया है, अब हम पहुँच रहे हैं लंग्स की तरफ, ठीक है। हमारा जो ट्रेकिया है वो 2 पार्ट में डिवाइड होगा। अब आप एक पेड़ का एग्जाम्पल ले लो, ठीक है। पेड़ की बहुत सारी ब्रांचेज होती है, सब ब्रांचेज होती हैं, फिर उसके साथ एक फ्रूट अटैच है, ठीक है। ऐसा हमने एग्जाम्पल लिया। आप आम ले लो, आप एप्पल ले लो, चलो हमने एप्पल ले लिया, ठीक है। तो यहाँ पे एप्पल क्या है, एल्वियोलाई है। एल्वियोलाई के बारे में भी हम पढ़ेंगे, ठीक है। सो एल्वियोलाई में ही एक्चुअल गैसियस एक्सचेंज होता है। ये पूरा जो अभी हमने पढ़ा, इतने सारे टॉपिक्स डिटेल में, ये सिर्फ कंडक्टिंग जोन था, ठीक है। अभी यहाँ पर गैसियस एक्सचेंज एग्जैक्टली कहाँ पर होता है, ये एमसीक्यूज में पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि एक्चुअल गैसियस एक्सचेंज आपके बॉडी में कहाँ पर होता है, तो एल्वियोलाई रीजन में होता है, ठीक है। तो अगर हम देखें तो जो हमारा ट्री है, ठीक है, अगर आप ऐसे देख रहे हो तो ट्री को उल्टा कर दो, ठीक है। उल्टा कर दिया तो वो आपका पूरा, आपको लगेगा कि जैसे आपने ट्रैकियल रीजन को पूरी तरीके से ऐसे डिवाइड कर दिया है, ठीक है। तो जब ट्रैकिया 2 पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है तो एक है राइट मेन स्टेम ब्रोंकस और लेफ्ट मेन स्टेम ब्रोंकस। फिर एक और ब्रांच बनेगी, उसको हम बोलेंगे ब्रोंकाई, और उसके बाद जो बनेगी वो होगी ब्रोंक्यूल्स। और जो थर्ड है, जो कि कहाँ किससे अटैच है, फ्रूट से अटैच है। फ्रूट क्या है, एल्वियोलार सेक, एल्वियोलाई एल्वियोलार सेक, ठीक है। उसमें जो ओपन होती है उसको हम बोलते हैं रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स, ठीक है। इसको कैसे याद रखेंगे, पहला था इधर वाला राइट, इधर वाला लेफ्ट, इधर वाला जो पोर्शन है वो राइट मेन स्टेम ब्रोंकस, उसके बाद ब्रोंक्यूल्स, उसके बाद नहीं ब्रोंक्यूल्स नहीं, उसके बाद ब्रोंकाई। ब्रोंकाई के बाद में जब से हमने सबसे पहले क्या देखा, हमने देखा ट्रैकिया 2 पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है, एक है राइट मेन ब्रोंकस और दूसरा है लेफ्ट मेन ब्रोंकस, ठीक है। तो उसके बाद जब वो फर्दर डिवाइड होता है तो वो ब्रोंकाई में डिवाइड होता है, और ब्रोंकाई के बाद में देन इट गेट्स डिवाइडेड इनटू ब्रोंक्यूल्स, एंड आफ्टर दैट इट गेट्स डिवाइडेड इनटू रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स, जो कि खुलते हैं आपके फ्रूट के पास, जो फ्रूट का नाम मैंने बताया एल्वियोलार सेक या एल्वियोलाई, ठीक है। तो इस तरीके से आप याद रख सकते हैं कि पहला वाला पार्ट था राइट लेफ्ट main stem bronchus, second one is the bronchi, the third one is the bronchioles and the fourth one is the respiratory bronchioles, जो कि कहाँ पे ओपन होते हैं, आपकी एल्वियोलाई में ओपन होते हैं, ओके। तो मैंने लंग्स के बारे में भी आपको काफ़ी सारी चीज़ें बताई थी कि हमारा जो लंग्स है, जैसे कि हमारे बॉर्डर पे जितने भी जवान हैं वो सब बुलेट प्रूफ जैकेट पहनते हैं, तो इसके थ्रू आप याद रख सकते हो ये सारी चीज़ें कि जितने भी लोग फाइट करने जाते हैं तो आपने बुलेट प्रूफ जैकेट पहना हुआ है, तो ऑब्वियस सी बात है जो बुलेट है वो पेनिट्रेट नहीं कर सकती ना अंदर तक के, वो आपको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगी। एग्जैक्टली इन द सेम वे आप जब गाड़ी चलाते हो तो आप हेलमेट पहनते हो अपनी सेफ्टी के लिए, एग्जैक्टली इन द सेम वे आपका हर पर्टिकुलर ऑर्गन एक प्रोटेक्टिव कवरिंग से घिरा हुआ है। तो हमने देखा था लंग्स की जो एक कवरिंग होती है उसको हम प्लूरा कहते हैं, जो कि लंग्स को प्रोटेक्शन देने में काम आती है, ओके। उसके बाद हम काफ़ी सारी चीज़ें और भी देखी थी, काफ़ी सारी चीज़ों के बारे में मैंने आपको बताया था, जैसे कि टॉन्सिल्स सबसे इम्पॉर्टेंट। ये बहुत कॉमन सी चीज़ है कि लोग बोलते हैं कि जैसे आप नोज़ को टच करो तो ये नोज़ है, ये ईयर्स है, वैसे ही अगर आप यहाँ पे टच करोगे तो आपको एक स्ट्रक्चर फील होगा एंड दैट इज़ टॉन्सिल्स। तो हम बोलते रहते हैं हमको टॉन्सिल हो गया, टॉन्सिल हो गया। टॉन्सिल ऑलरेडी आपकी बॉडी में प्रेजेंट है, तो जो आपको प्रॉब्लम हुई है, जो आपको दिक्कत हो रही है खाना निगलने में, वो है टॉन्सिलाइटिस। आपकी आरबीसीज़ का आरबीसी फाइट करते करते थक गई, इतना ज़्यादा बाहर का खा लिया, इतना ज़्यादा ख़राब खाना खा लिया आपने कि आपकी आरबीसीज़ थक गई और उनमें इन्फेक्शन हो गया, और फिर उसके बाद में स्वेलिंग आ जाती है, और फिर डॉक्टर आपको बोलते हैं कि सेमी सॉलिड खिचड़ी खाओ, और फिर बोलना चाहिए ये सारी बाहर की चीज़ें जो हैं उसको अवॉइड करो। तो ये सारी चीज़ें आती हैं, तो हमने ये सारी बातें की थी। और बच्चों, ये था एक शॉर्ट रिवीजन, क्विक रिवीजन आप लोगों के लिए रेस्पिरेटरी सिस्टम का, जितना अभी हमने कंप्लीट किया है। इसके बाद और टॉपिक्स बचे हुए हैं, सो बी रेडी फॉर दैट, कीप वॉचिंग लैब एंड कीप सब्सक्राइबिंग, कीप शेयरिंग द वीडियोज़। थैंक यू।